ओके, तो इनऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ध्यान सुनेगा। तो कोऑर्डिनेशन, अच्छा, क्लास 12 के सिलेबस में इनऑर्गेनिक के नाम पर सिर्फ 2 ही चैप्टर है, एक D&F ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो प्योर स्कोरिंग है, इसमें मार्क्स नहीं करते बेटा। मतलब अगर आपको चीजें समझ में आ गई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे, ये समझ में आ गया, तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर जिसमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, पूरा स्कोर इसमें करने के चांसेस होते हैं। पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यह मतलब होता है कि आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में। जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है बेटा, इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा होना, जटिल होना, कॉम्प्लिकेटेड होना। हम लोग इनऑर्गेनिक में किस टाइप के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं? कभी हमने पढ़ लिया KCl के बारे में, कभी हमने पढ़ लिया Na2SO4 के बारे में, कभी हमने पढ़ लिया AlSO3 के बारे में, AlCl3 के बारे में। तो तुम देख सकते हो हमने इनऑर्गेनिक में आज तक बड़े सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया है। लेकिन सोचिए अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये देखो, सपोज कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो ये देख करके ही बहुत पेचीदा लग रहा है। तो ये पूरा एक ही कंपाउंड है ना, ये पूरा एक ही कंपाउंड है। तो जब भी कोई कंपाउंड देखने में ही अटपटा लगे, कह देना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है बेटा कॉम्प्लिकेटेड होना या अजीब होना। तो इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आखिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, चलो पहले उसको समझ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। जब भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है लगभग सभी टीचर्स इसी एग्जाम्पल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, K4FeCN6, जैसे ये एक कंपाउंड ले लिया बेटा, इस कंपाउंड को आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे। अब जरा इस कंपाउंड के बारे में समझ लीजिए। असल में इस कंपाउंड में पहले कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। ये जो बड़ा सा ब्रैकेट आप देख रहे हैं बेटा, इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती है ना, इसी को दरअसल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसी को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बाहर से आपको कोई ज्यादा खास मतलब नहीं होता, आपको अंदर में जो दिख रहा है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से। इस बड़े से ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं बेटा, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। उसके बाद इस बड़े ब्रैकेट के बाद जस्ट एक एलिमेंट दिखाई देगा। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट दिखाई देगा, इसे ना सेंट्रल मेटल आयन कहा जाता है, इसे सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। और उसके बाद अंदर में एक और छोटा ब्रैकेट है, उसके अंदर जो भी चीजें तुमको दिखाई दे रही हैं इनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड का क्या मतलब होता है बताऊंगा, गौर सुनेगा। इस छोटे से ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको दिखाई देगा उसको लिगेंड बोलेंगे। और लिगेंड के बाहर में एक नंबर दिख रहा होगा आपको, 6 लिखा हुआ है, इसे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इन सब का क्या मतलब है जरा ध्यान समझिएगा। दरअसल ये जो बड़ा ब्रैकेट आप देख रहे हो, ये जो बड़ा ब्रैकेट देख रहे हो, इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है बेटा, Fe। आपने Fe को क्या बोला, सेंट्रल मेटल आयन। इसका मतलब है कि वो सेंटर में होगा, इसका मतलब है वो सेंटर में होगा, ठीक है। अब ये बताओ, तुमने Cn को क्या नाम दिया है बेटा, लिगेंड। Cn को आपने एक नाम दिया, इस छोटे से ब्रैकेट के अंदर तुमको जो भी दिखेगा उसका एक नाम रखा गया है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लिगेंड। कितने बार है वो, 6 टाइम्स। तो Cn को 6 बार ले लो बेटा, ये देखो, ये मैंने 6 बार Cn को लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिगेंड्स होते हैं इनमें क्या खास बात होता है। आपको ना इस चैप्टर में बहुत सारे लिगेंड पढ़ने हैं। यहां तो एक एग्जांपल दिया है मैंने Cn का,
आप लोगों को इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के लिगेंड के बारे में पढ़ना है, पर एक बात याद रखना, लिगेंड चाहे जो भी हो, लिगेंड चाहे जो भी हो, लिगेंड्स में एक खास बात होता है, इनके पास होता है बेटा लोन पेयर, या फिर कह सकते हो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, लिगेंड सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, इनके पास क्या होता है, लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। किसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड? कोई भी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड। जरा समझाता हूं, जैसे बेटा H2O है, H2O में ये लोन पेयर है, क्लियर दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही मैं OH कर दूं, बस OH, तो दो लोन पेयर तो पहले से थे, H चला गया, H चले जाने से दो इलेक्ट्रॉन और आ गया, और उसी की वजह से यहां पर क्या आ गया, माइनस साइन। ये H2 है, ये OH माइनस है, ये H2O है और ये OH माइनस आयन है। तो अब ये बताओ, इसको तो तुमने पहले से लोन पेयर बोला हुआ था इसको, पर इसको लोन पेयर नहीं बोलते बेटा। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर बोल सकते हो, पर ज्यादा सेफ ये नॉन बॉन्डेड कहलाता है। तो जो पहले से होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, लोन पेयर। ये जो पहले से होते हैं वो एग्जैक्टली लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर, और इनको आप नॉन बॉन्डेड भी कह सकते हैं। याद करिए, नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो फालतू पड़ा हुआ है, बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं करता। लेकिन इसको लोन पेयर बोलना ज्यादा सही नहीं रहता, इसे हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं बेटा, नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड मतलब वो फालतू पड़ा है, बॉन्ड बनाने में यूज भी नहीं हो रहा है। पर याद रखिए, जल्दी जल्दी में हम लोग लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड को सेम ही लेके चलते हैं। मैं आपको अंतर बता रहा हूं कि जो पहले से होता है उसको लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड दोनों बोलते हैं, और जो माइनस साइन के साथ होता है उसको नॉन बॉन्डेड बोलना ज्यादा सेफ होता है। पर आपके लिए आप इसको दोनों को सेम ही मान के चलो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए वापस आते हैं, जल्दी बताइए, लिगेंड्स कुछ भी हो सकते हैं, पर उनके पास क्या होना जरूरी है बेटा, लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लास 11th का एक थ्योरी याद दिलाता हूं। आपको याद है, अगर किसी एटम के पास कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक और एटम है उसके पास एक ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये दोनों एटम पास आते थे। फिर जब दोनों एटम पास आते हैं तो उनके सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। और जल्दी याद दिलाओ, जब जब ओवरलैपिंग होता है तो वहां पर क्या बन जाता है बेटा, बॉन्ड। जब भी ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड बनता है। अब यहां पर ओवरलैपिंग किस तरह का हुआ, इसको हटा देता हूं मैं। हां, तो यहां ओवरलैपिंग किस तरह का हुआ, इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक दूसरा कहानी देखो, मान लो किसी एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो अगर किसी एटम के पास उसके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होगा और अगले एटम के पास ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ओवरलैपिंग ऐसे हो सकता है, लेकिन पेयर वाला अनपेयर वाले से ओवरलैपिंग नहीं करता। तो क्या समझे, अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है तो दूसरे के पास होना चाहिए खाली ऑर्बिटल, तब ये ओवरलैप करेंगे। और जब ये ओवरलैप करेंगे तो ऐसे दिखाई देंगे बेटा, ये देखो हो गया ओवरलैपिंग, और फिर बन गया इनके बीच में बॉन्ड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये वाला ओवरलैपिंग और ये वाला अब देखने में सेम दिख रहा है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड बनता है दो तरीकों से। अच्छा, बॉन्ड तो कई होते हैं ना, आयोनिक बॉन्ड आपने पढ़ा था, आयोनिक बॉन्ड जिसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कोवैलेंट बॉन्ड की, कोवैलेंट बॉन्ड की, ध्यान सुनना। अच्छा, कोवैलेंट आपने पढ़ा है ना, जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करते हैं, बराबर शेयर करते हैं, तो बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट। कितनों को याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जब कोई एटम लोन पेयर देता है, जब भी कोई एटम लोन पेयर देता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट। तो पता है बेटा, ये देखो यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, और ये अपने लोन पेयर को इसको दे रहा है,
ये अपने लोन पेयर को इसको दे रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। देख पा रहे हैं आप लोग? ये वाला जो बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट है बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहां पर ये बॉन्ड बना है इक्वल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, और यहां पर लोन पेयर को दिया गया, तो ये कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पर एक बात और बताता हूं अब चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, इसलिए मजबूरी में मुझे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलना पड़ रहा है। पर जरा ध्यान से देखो, इस ओवरलैपिंग को देखो और इस ओवरलैपिंग को, ये तो सेम ही दिख रहा है। ये वाला ओवरलैपिंग और ये वाला ओवरलैपिंग सेम ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ऐसे में ये वाला बॉन्ड तो सेम होना चाहिए। तो अब आजकल क्या है? आजकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही माना जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को एक जैसा माना जाता है, पर क्योंकि स्पेशली आप कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे। याद रखना, फिर से रिपीट करता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक जैसा ही माना जाता है, पर इस चैप्टर में ज्यादा बेहतर होगा कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक स्पेशल बॉन्ड मान के चलें। तो अब बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम क्या देगा? लोन पेयर। किसको देगा? खाली ऑर्बिटल को। तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट। अब तुम ये बताओ, यहां पर साइनाइड को देखो, CN को देखो, ये क्या रखे हुए हैं बेटा? लोन पेयर। इनके पास क्या है? लोन पेयर। तो अगर कोई लोन पेयर देना चाहता है तो लोन पेयर को लेने वाले के पास क्या होना चाहिए? खाली ऑर्बिटल। तो बेटा आयरन के पास क्या प्रेजेंट है? खाली ऑर्बिटल। Fe के पास क्या अवेलेबल है? खाली ऑर्बिटल। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि ये जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, और जो लिगेंड होते हैं इनके पास होते हैं लोन पेयर। फिर क्या था? लिगेंड अपने लोन पेयर को सेंट्रल एटम के खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, और जब भी लोन पेयर डोनेट किया जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड है भाई? ये है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब बताइए, इस कंपाउंड के अंदर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल रहा है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड को क्या नाम दिया गया है बेटा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो गौर सुनेगा, इस पूरे चैप्टर में आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर किस टाइप का बॉन्ड पाया जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? जब लिगेंड, गौर सुनना, जब लिगेंड अपने लोन पेयर को सेंट्रल एटम को डोनेट करता है तो वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। और इन पर जब स्टडी करते हैं तो बोलते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सिंपल भाषा में कहूं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी करना। तो पहले इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल एटम जो सेंटर में होगा, लिगेंड जो चारों तरफ से घेरेंगे। लिगेंड्स के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। कॉपी कर ले बेटा।
ओके, सबने कॉपी कर लिया इसको। अब आज के क्लास में हम लोग एक्चुअली क्या करने वाले हैं सुनेंगे बेटा। ये जो कंपाउंड तुम देख पा रहे हो, ये तो एक एग्जाम्पल था। ये जो कंपाउंड मैंने लिया है ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे हजारों कंपाउंड होते हैं। अब इतने सारे ऐसे अजीब अजीब कंपाउंड मेरे सामने आ जाएंगे तो फिर उस कंडीशन में इसके प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आपको इसके नाम को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक जैसा ही है। जैसे ऑर्गेनिक में हम किसी कंपाउंड का नाम आपके सामने रखते हैं और उस कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन आता है कि भाई ये कंपाउंड ऐसा बिहेव क्यों करता है, इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, ये कंपाउंड ऐसा नेचर वाला क्यों है। तो जिस कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं उसका स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपाउंड के बारे में क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में ऐसे अटपटे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना क्या होता है। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि आखिर इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा। अच्छा, ऑर्गेनिक जब पढ़ते हैं तो ये बताओ ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में क्या पढ़ते हो? प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। इनका आपको प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, पर प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। तो इन कंपाउंड्स के क्या इनके ऊपर क्या पढ़ने जा रहे हो तो मैं आपको बताता हूं। इन कंपाउंड्स के ऊपर आपको सबसे पहले मैं सिखाऊंगा इन कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, यानी कि मैं पहले आपको बताऊंगा IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे इन कंपाउंड्स का। उसके बाद इन कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं आप क्या पढ़ने वाले हैं। भूलिए मत, अभी आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और इनऑर्गेनिक बिना हाइब्रिडाइजेशन के पूरा नहीं होता। इनऑर्गेनिक मतलब हाइब्रिडाइजेशन मतलब इनऑर्गेनिक। तो हाइब्रिडाइजेशन ये तो सबसे प्राइमरी चीज है बेटा इस चैप्टर का। और मैं एकदम क्लियर कर दूं हाइब्रिडाइजेशन बोर्ड एग्जाम में 100% है, आएगा ही आएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए पर हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही है। तो अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बेटा? IUPAC नेमिंग, इस कंपाउंड के नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इनके अंदर एक और खास बात होता है, ये ना आइसोमर्स बनाते हैं, यानी कि इनके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेराइजेशन के बारे में, मतलब इन कंपाउंड्स के आइसोमर्स कैसे बनते हैं ये आपको पढ़ना है। इसके बाद इन कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे बेटा इनके यूजेस के बारे में। आखिर इन कंपाउंड्स को पढ़ क्यों रहे हैं? 5-7 क्लास लग जाएगा इस चैप्टर को पूरा करने में, पर पढ़ क्यों रहे हैं तो मालूम चलेगा लास्ट में इनके यूजेस क्या होते हैं। तो यूं समझ लो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो पहले इसको लिख लो बेटा ताकि मैं एक एक करके आपको आगे बता सकूं। ये कंटेंट है, तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इस अजीब से दिखने वाले कंपाउंड का पहले नेमिंग करेंगे, फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, फिर आइसोमेराइजेशन करेंगे, फिर स्टेबिलिटी देखेंगे और फिर उसके बाद इनके यूजेस क्या हैं। और आज के क्लास में हम IUPAC नेमिंग से शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, सबने कॉपी कर लिया। तो क्या क्या पढ़ना है? IUPAC नेमिंग, मतलब आपको एकदम क्लियरली बता दिया इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक हैं। हालांकि इसे कंप्लीट करने में टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है डिटेल में पढ़ने में। अगर आप इस चैप्टर में पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संयम रखेंगे, 5, 6, 7 क्लास लग जाएगा। और क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, अगर कोई क्लास छूट जाए तो वीडियो से भी बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो कभी मान लो अगर आपका छूट जाता है, अभी प्री बोर्ड भी चल रहे हैं लगभग सबके, और अगर आप नहीं आ पाते हैं तो वीडियो को फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आप वीडियो फॉलो नहीं करोगे और आप मान लो कहेंगे कि सर प्री बोर्ड के बाद आगे पढ़ेंगे, तो जितना डिटेल में अभी कराऊंगा अलग से पढ़ने में नहीं हो पाता। इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग से पढ़ने से बेहतर है आप वीडियो देख लेना, एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, पर कोशिश करना पूरा क्लास या तो लाइव अटेंड करें या फिर वीडियो देख लें, पर अलग से आके मत पढ़ना जल्दी में। एक बार तो पढ़ ही लिए हो, कुछ लोग पढ़ लिए है ना इसको, तो उससे कुछ ज़्यादा खास फायदा नहीं होता है बेटा। चलिए, तो क्योंकि मैं बता रहा हूँ इनऑर्गेनिक में स्कोरिंग करना इजी होता है, इस चैप्टर से हम पूरा स्कोर करेंगे, तो थोड़ा सा संयम रखेंगे, थोड़ा क्लास लेंदी रहेगा। चलिए, तो लिखेंगे बेटा IUPAC नेमिंग। अच्छा, अब IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब आप IUPAC नेमिंग करोगे तो आप लोगों को सिर्फ
दो ही चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए बेटा। यहां पर कौन था? सेंट्रल मेटल आयन, और यहां पर जो था उसको मैंने क्या नाम दिया बेटा? लिगेंड। लिगेंड। तो अब जरा गौर सुनेगा, अब जरा गौर सुनेगा। आप लोगों को ना बस दो ही बातें समझनी है कि आखिर सेंट्रल मेटल आयन क्या क्या होता है, लिगेंड क्या क्या होता है, बस यही आपको समझना है। क्योंकि किसी भी कंपाउंड को जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखने का मतलब क्या है? उस कंपाउंड में जो भी चीजें होती हैं उसी के नाम को लिखते हैं। तो गौर सुना बेटा, सेंट्रल मेटल आयन आमतौर पर डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या आप क्या लेंगे बेटा? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, प्लेटिनम, इसके अलावा आप टंगस्टन, ऐसे कंपाउंड्स को लेंगे। तो गौर सुनेगा, सेंट्रल मेटल आयन कौन होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम आप जानते हैं, और नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊं तो हाँ आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम आपको पता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब पता ही रहता है आप लोग को। ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक को बोलते हैं, और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट आपके सामने आएंगे उनका नाम आपको पहले से पता होगा, चिंता ना करें। इंपॉर्टेंट है लिगेंड, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम आपको पता होना चाहिए। सुना बेटा, लिगेंड जो होते हैं इसका जो नाम है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर Cn-, जानते हैं इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं बेटा साइनो। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां देखना, H2O ये भी लिगेंड है। जानते हैं इसे क्या बोलते हैं बेटा? एक्वो या एक्वा। एक्वा। उसके बाद ये देखो बेटा, इसको देखो, जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। तो इसका यह मतलब है कि इस एग्जांपल को देख के इतना तो आप समझ गए होंगे कि लगता है लिगेंड का नाम हमको पहले से नहीं पता, हमको कोई बताएगा तभी कर पाएंगे। तो मैं अब आपको क्या बताने वाला हूं, सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक होते हैं। डी ब्लॉक के नाम आपको पहले से पता है, और नहीं भी पता है तो आपको समझ में आ जाएगा, इजी रहता है। मेन है लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम बड़े अजीब होते हैं। एक बार अगर तुमने सारे लिगेंड के नाम याद कर लिए तो इस कंपाउंड का नाम लिखना एकदम आसान हो जाएगा। तो किसी कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए लिगेंड के नाम को समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको जितने भी लिगेंड इस चैप्टर में यूज होंगे आपके सामने रखता हूं, ताकि नेमिंग करने में हमको आसानी हो। तो चलो वहां पर लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं बेटा। अच्छा, एक बात आपने नोटिस किया, लिगेंड जो लिगेंड होता है उसमें आपको नेगेटिव साइन दिखा, पॉजिटिव साइन दिखा, और न्यूट्रल भी दिखा। तो गौर सुनना, लिगेंड्स एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। कुछ नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, कुछ बिना चार्ज के होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो याद रखना, आप लोगों को इस चैप्टर में 3 तरह के लिगेंड देखने को मिलेंगे, या तो नेगेटिव चार्ज वाला, या तो बिना कोई चार्ज वाला, या फिर प्लस चार्ज वाला। और शुरुआत करेंगे पहले नेगेटिव लिगेंड से। तो चलिए अपने कॉपी में डाले हेडिंग बेटा, नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स। तो पहले आपको लिगेंड्स के नाम मैं बता देता हूं ताकि हमको नेमिंग करने में आसानी हो। अब यहां पर लिखना बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड्स। इसका मतलब क्या है अभी नहीं बताऊंगा, ये आपको अगले क्लास में बताऊंगा। अभी बस लिख लो मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक। उसके बाद लिगेंड्स, नॉर्मल नाम और लिगेंड नाम। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आपके सामने, अभी पहले कॉपी करते जाओ, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा। Cl- को उसका नॉर्मल नाम क्या है बेटा? क्लोराइड, और उसका लिगेंड नाम होता है क्लोराइडो। कुछ लोग इसे क्लोरो भी कह देते हैं, दोनों सही है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लिखते जाओ। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, उसको नहीं लिख रहा हूं बेटा। OH- होगा तो इसका नॉर्मल नाम होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और यहां लिखते हैं बेटा हाइड्रोक्सो। Cn-, साइनाइड, साइनो।
आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनो। NO2 नाइट्रो एन नाइट्राइटो लिखते जाओ। अभी शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि इतना सारा कैसे याद होगा, पर क्वेश्चन बनाते बनाते ही याद हो जाता है। आने वाले 2 क्लास में ये पूरा आपको याद हो जाएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी हम लोग के सामने जब फंक्शनल ग्रुप आए थे, तो फंक्शनल ग्रुप भी बहुत सारे हुआ करते थे, और क्वेश्चंस बनाते हुए हमने सबके प्रीफिक्स सबके सफिक्स तो याद किए ही है ना। वैसे ये भी होता है, नेमिंग करते करते क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा ये। लिख लिया बेटा। ऊपर को लिख लिया हो ना। अब इसमें एक आध छूट गया होगा तो नोट्स में से देख लेना।
कॉपी करिए। अच्छा, मैंने कोऑर्डिनेशन का नोट्स नहीं दिया है क्या? चलो ठीक है। इमाइड का बेटा इमाइडो, सबके नाम में ओ लग रहा है, इतना तो नोटिस कर ही लिए होगे, सबके नाम में ओ लग रहा है, इमाइडो होगा ये। ओके। अच्छा, अभी मैंने जितने भी लिगेंड बताए इनमें क्या कॉमन बात है? ये सब नेगेटिव लिगेंड है, करेक्ट? ये सभी जो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव लिगेंड है बेटा। तो ये जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं ना, इनके नाम में ओ लगाया जाता है, फॉर्मेटो, एसिटेटो, एमाइडो, सल्फाइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, तो इनके नाम में ओ लग जाता है। नेगेटिव लिगेंड्स जो होते हैं उनके नाम में ओ लगाया जाता है। कॉपी कर लिया सबने? अब इसमें दो तरह का नाम है, बीच वाले को मैंने नॉर्मल नाम लिखा हुआ था और इसको मैंने लिगेंड नाम। इसका मतलब आपको बता दूं, नॉर्मल नाम मतलब ये वो नाम है जो आप पहले से जानते हैं, सबको पता है इसको एसीटेट बोलते हैं, ये एसीटेट आयन है, ये तो हम क्लास 9th 10th से पढ़ते आ रही है, एसीटेट आयन है। तो जो नाम आप पहले से जानते हो वो उनके नॉर्मल नाम है। पर जब ये सब लिगेंड बन के आपके सामने आएंगे तब इनके नाम में ओ लग जाएगा, करेक्ट? तो आपको ये समझना है कि यहां पर लिगेंड नाम और नॉर्मल नाम में फर्क क्या है। नॉर्मल नाम मतलब ये वो नाम है जो हम पहले से इनके बारे में जानते थे, और ये वो नाम है जब तब लिखे जाएंगे जब ये आपके सामने क्या बन के आएंगे? लिगेंड। ठीक है, अब एक काम करो, 5 लाइन अपने कॉपी में स्पेस छोड़ दो, 5 लाइन अपने कॉपी में स्पेस छोड़ेंगे और अब लिखिए न्यूट्रल लिगेंड। ये सब क्या थे बेटा? नेगेटिव लिगेंड थे ना, अब लिखिए न्यूट्रल लिगेंड। 5 लाइन के आसपास छोड़ दीजिए, वो क्यों वो अगले क्लास में बताऊंगा वहां पर क्या लिखना है। तो 5 लाइन छोड़ दीजिए और अब लिखिए न्यूट्रल लिगेंड्स। ओके, अब न्यूट्रल लिगेंड क्या क्या होते हैं बेटा? तो वही रहेगा, एक तरफ लिगेंड, बीच में नॉर्मल नाम और उस तरफ लिगेंड नाम। सेम कॉलम बना लो, यहां लिखेंगे लिगेंड, बीच में लिखे नॉर्मल नेम और राइट तरफ लिखे, हाँ बेटा कितना स्पेस छूटा है? उतने में नहीं आएगा, वो 5 लाइन है। शायद आ जाएगा, आ जाएगा, चलो ठीक है, इधर भी तो है ऊपर में जरूरत पड़ने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या क्या होते हैं भाई? ये देखो भाई, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, इनके नाम तो अब इसका नॉर्मल नाम क्या है भाई? वाटर, एमोनिया, क्या बोलते हैं इसको बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मिथाइलमाइन, इसको बोलते हैं बेटा पायरिडिल। एक और PH3, इसे बोलते हैं बेटा फॉस्फिन। तो ये तो हो गया इनका नॉर्मल नाम। पर सच बताऊं, इनका नॉर्मल नाम यूज नहीं होता कहीं भी, इनका नॉर्मल नाम का कोई यूज नहीं है, इनका सिर्फ लिगेंड नाम का जरूरत है। इनके नॉर्मल नाम का कोई यूज कहीं पर नहीं होता, इनका ना लिगेंड नाम इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको बोलेंगे हम लोग एक्वो या एक्वा, दोनों कहा जाता है। H2O दिखेगा तो उसको एक्वो या फिर एक्वा कहेंगे बेटा। NH3 दिखेगा तो इसको अमाइन बोलेंगे, एमोनिया नहीं बोलेंगे। इसे कार्बोनिल कहा जाएगा, इसे मिथाइलमाइन ही बोलेंगे, इसको मिथाइलमाइन ही बोलते हैं, या मीथेनामाइन भी बोल सकते हैं, IUPAC नाम, मीथेनामाइन भी बोल सकते हैं। ये पायरिडिल ही कहलाता है और ये फॉस्फिन ही कहलाता है।
चलिए, तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड है, इनमें कोई चार्ज नहीं है। और पॉजिटिव लिगेंड आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड पढ़ने हैं, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूंगा ना किसी लिगेंड का नाम बताओ, तो आप उसका लिगेंड नाम ही यूज करेंगे, नॉर्मल नाम का यूज अभी नहीं करेंगे। और कब करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। क्या सबने ये कॉपी कर लिया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा नेमिंग। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली अब नेमिंग कैसे किया जाएगा। तो अब लिगेंड्स के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। अब फिर से वही 4-5 लाइन जगह छोड़िए, फिर से 4-5 लाइन स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखिए। अब लिखिए बेटा IUPAC नेमिंग। अब लिखो दोबारा IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें ना बस आप नेमिंग बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं। अगर आप NCERT ओपन करेंगे या कोई भी रिफ्रेशर ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि IUPAC, वैसे भी IUPAC सुनते ही समझ में आ जाता है कि बहुत सारे रूल्स होंगे। हमने ऑर्गेनिक में जब IUPAC नेमिंग किया था तो कितने सारे रूल्स थे, यहाँ भी बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप किसी रिफ्रेशर में या किसी बुक में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग का रूल्स पढ़ने जाओगे ना, तो 3-4 पेज में या उससे भी ज्यादा पेज में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन मैं पूरे रूल्स को एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको जल्दी नेमिंग करते बने। बस एक इंपॉर्टेंट बात, आपको बस ये देखना है बेटा कि जब भी तुम्हारे सामने कोई कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो सबसे पहले बस आपको ना ये पहचानना है, आपको बस ये पहचानना है तुम्हारे सामने जो कॉम्प्लेक्स आया है वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बस ये आपको पहचानना है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा बेटा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? केटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है ऐसा ब्रैकेट जिसके पावर में क्या होगा, पॉजिटिव, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऐसा ब्रैकेट जिसके पावर में क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो आपको बस ये पहचानना है कि वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, मैं आपसे एक ऐसी ही फालतू से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं एक्स वाई लिख दूं, बताइए एक्स और वाई में से किसमें पॉजिटिव साइन होगा, किसमें नेगेटिव साइन होगा? ठीक से बोल। वाई में क्या होगा, नेगेटिव, और इसमें बेटा पॉजिटिव। अरे भाई, हम NaCl लिखते हैं ना, Cl Na तो नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि IUPAC का रूल है लेफ्ट साइड हमेशा केटायन होगा और राइट साइड हमेशा एनायन, करेक्ट। तो उस हिसाब से अब ध्यान सुनिएगा, ये बताओ, अगर मुझे एक ब्रैकेट बनाना है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, पर मैं कहता हूं कि कुछ ऐसा करो कि इसके पावर में प्लस चार्ज आ जाए, तो इसका मतलब ब्रैकेट लेफ्ट में होगा और राइट साइड यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो जब ब्रैकेट लेफ्ट साइड होगा तभी उसमें क्या आ सकता है बेटा, प्लस चार्ज। लेकिन अगर मैं कहूंगा ब्रैकेट में माइनस साइन लाओ, तो ब्रैकेट में माइनस साइन तभी आएगा जब इस ब्रैकेट को राइट साइड होना पड़ेगा और लेफ्ट साइड यहां पर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरे कहने का यह मतलब है, इधर देखो, इधर देखो, FeCO होल 4 Cl3, इसको देखो K4 FeCN होल 6। जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पर देखो बेटा, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, और यहां पर ये ब्रैकेट है। आप नोटिस करो, इस पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट लेफ्ट साइड है और यहां कुछ है। तो जब ब्रैकेट लेफ्ट में होगा तभी वो क्या बन सकता है, केटायन। और नीचे वाले एग्जांपल में यहां पर पहले कुछ लिखा है मैंने, उसके बाद ब्रैकेट राइट साइड है, तो जब ब्रैकेट राइट साइड होगा तभी उसमें क्या साइन आ सकता है, नेगेटिव। तो मेरे कहने का मतलब है कि केटायनिक कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे? तो बेटा, अगर बड़े ब्रैकेट के बाद यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है तो समझ जाना तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, केटायनिक। और अगर बड़े ब्रैकेट के पहले यहां पर कुछ लिखा हुआ है तो समझ जाना तुम्हारा ब्रैकेट कैसा है, एनायनिक। तो बस आपको ना यह पहचानना है कि तुम्हारा कंपाउंड केटायनिक है कि एनायनिक है, तुम्हारा कंपाउंड जो है वो केटायनिक है कि एनायनिक। तो बस इतना याद रखना।
अगर ब्रैकेट के बाद कुछ लिखा है तो फिर तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, केटायनिक। और अगर ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा है तो तुम्हारा ब्रैकेट कैसा हो गया बेटा, एनायनिक। ये हो गया पहचानने का तरीका। तो सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि तुम्हारे सामने जो कंपाउंड आया वो केटायनिक है कि एनायनिक है। अब नेमिंग कैसे करेंगे, अब रूल बताता हूं नेमिंग का, गौर से सुनेगा। ये बताओ ब्रैकेट के बाद जस्ट बाद कौन होता है, मेटल होता है। मेटल में, मेटल के बाद एक और ब्रैकेट होता है, उसमें किसको रखा जाता है, लिगेंड को। और यहां पर लिगेंड का कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 जो भी है, और यहां पर कुछ भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है। इसमें आते हैं, इसमें पहले आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर तो मेटल होता है और लिगेंड होता है। अब सुनो बेटा, नेमिंग कैसे करना है, एकदम इजी बता रहा आपको। जब भी तुम्हारे सामने, मैं आपको रूल बता रहा हूं ना नेमिंग करने का, जब भी आपके सामने केटायनिक कॉम्प्लेक्स आ जाए तो इसका नाम लिखने का तरीका क्या है, एकदम गौर से सुनेगा। नाम लिखने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले इस ब्रैकेट, देखो आप इस तरफ से जा रहे हो, ठीक है, इस तरफ से जा रहे हो, इस तरफ से जैसे ही गए तुमको क्या मिला बेटा, ब्रैकेट मिला। तुम इस तरफ से जा रहे हो, तुमको ब्रैकेट मिला, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर एंटर करोगे। गौर से सुनने में क्या बोल रहा हूं, तो ब्रैकेट के अंदर एंटर करते ही, ध्यान सुनेगा, ब्रैकेट के अंदर एंटर करते ही तुमको दो चीजें मिलेंगी, एक मेटल और दूसरा लिगेंड। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ब्रैकेट के अंदर दो ही चीजें होती हैं, मेटल और लिगेंड। तो हमेशा याद रखना कि जैसे आप ब्रैकेट में अंदर घुसोगे तो सबसे पहले बेटा लिगेंड का नाम लिखोगे, हमेशा लिगेंड का नाम पहले लिखोगे, फिर किसका नाम लिखोगे, मेटल का, मेटल का। उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, आपको निकालने आता है, मैं बता दूंगा एक बार और। उसके बाद मेटल का क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद यहां से निकल के इसका नाम लिख देना, बस हो गया, इतना ही करना है बस आपको। फिर से रिपीट करता हूं। अब इसमें आते हैं, हम इस तरफ से आ रहे हैं, तो जब इस तरफ से आए तो ये पहले आ गया, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, ये जो भी होगा उसका नाम लिख देंगे। अब उसके बाद ब्रैकेट में एंटर करेंगे, ब्रैकेट में एंटर करते हैं किसका नाम पहले लिखते हैं, लिगेंड का, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम बेटा, मेटल का। अब इसमें खास बात क्या है, जब दोनों एक जैसा ही है तो कुछ तो फर्क होगा। तो जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल के नाम में 8 लगेगा बेटा, मेटल के नाम में 8 लगेगा। यहां पर जैसे जिंक है तो यहां जिंकेट बोलोगे, निकल है निकलेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, तो मेटल के नाम में क्या लग जाएगा, 8। और फिर उसके बाद उसका क्या निकालेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही करना है। अब एक ही एग्जांपल से आप समझ जाओगे, एक ही एग्जांपल से आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैसे नेमिंग हो रहा है। चलो पहला एग्जांपल देखेंगे, ये देखो बेटा, तो पहला एग्जांपल है, एक मिनट, पहला एग्जांपल है ये NiH2O होल 6Cl3। हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। एक और यहां देखो, K4NiH2O होल 6। चलिए अब हम इन दोनों कंपाउंड्स का नाम लिखने वाले हैं, एक मिनट ना, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। यहां लिगेंड कौन है, H2O, तो H2O का नाम लिखेंगे। H2O का नाम क्या है, एक्वा या एक्वा जो भी है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा, लिगेंड का। और लिगेंड कितने बार है, 4 बार, तो इसको लिखेंगे बेटा टेट्रा, इसको लिखेंगे टेट्रा एक्वा या टेट्रा एक्वो, करेक्ट। फिर लिगेंड के नाम के बाद किसका नाम लिखेंगे, मेटल का। कौन सा मेटल है, निकल, निकल। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालते हैं बताऊंगा। और फिर लास्ट में बाहर जाके इसका नाम लिखेंगे। तो यहां बाहर में कौन है, Cl, Cl, तो Cl को क्या बोलेंगे, चेक करो अपने कॉपी में, Cl क्या बोलेंगे, क्लोराइडो नहीं बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। अब समझाता हूं मेरे बोलने का मतलब क्या है। बेटा एक बात बताओ, इस छोटे से ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। तो ये जो Cl है ना, ये अंदर में नहीं है, ये बाहर है, यानी इस वक्त ये लिगेंड नहीं है, Cl लिगेंड नहीं है, ये बाहर है, तो इसका नॉर्मल नाम लिखेंगे। तो Cl का नॉर्मल नाम क्या है, क्लोराइड।
पर यही अंदर होता तो लिगेंड बन जाता, तब इसका लिगेंड नाम लिखते, क्या लिखते, क्लोराइडो। फिलहाल ये बाहर है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं बताऊंगा, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये जो बाहर में है उसका नाम, बाहर में कौन है बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम। फिर अंदर जाके लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन है, एक मिनट बेटा ना, एक मिनट रुको, सॉरी, यहां पर दूसरा एग्जांपल देना है मुझे। हाँ चलिए, क्या ये साइनो कितने बार है, 6 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सासाइनो। फिर उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, निकल का, प्रसाद में क्या लगाना है, 8, तो निकलेट हो जाएगा, निकलेट। और फिर क्या निकालेंगे उसका, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, वही पुराना तरीका जो हम क्लास 11 से निकालते आ रहे हैं। चलो दिखाता बेटा, कैसे करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, यहां देखना। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका है, मेटल का। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, मेटल का। तो अब ये बताओ, यह मेटल कौन है, निकल है ना, तो उसको X ले लो बेटा। H2O तो न्यूट्रल होता है, H2O न्यूट्रल होता है, तो उसको क्या ले लेंगे, 0। Cl में कितना चार्ज होता है, -1, और कितने बार है, 3 बार, इक्वल टू 0। X का वैल्यू क्या आ रहा है, 3, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर रोमन फॉर्मेट में लिख देंगे 3। फिर से इसमें आते हैं, पोटेशियम में कितना चार्ज होता है, इधर सुनो, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको बताया था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एमोनियम, इन सब में चार्ज क्या होता है बेटा, +1। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनमें चार्ज क्या होता है बेटा, +2। एल्यूमिनियम में चार्ज क्या होता है, +3। तो इतना से आपका काम चल जाएगा। हाँ जी, वापस चलते हैं। तो पोटेशियम में क्या चार्ज है बेटा, +1, कितने बार है, 4, तो 4 लिख लीजिए। निकल को X लेंगे। Cn में कितना चार्ज होता है, अपने कॉपी में चेक करो, -1। Cn में होता है -1, और कितने बार है ये, 6 बार, तो -6 इक्वल टू 0, कितना आ रहा है, 2। तो यहां रोमन फॉर्मेट में 2 लिख देंगे, बोलो बन जाएगा। तो कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, रूल्स फॉलो कीजिएगा। मतलब अंदर जाने के बाद किसका नाम लिखना है, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका, बस ये ध्यान देना है। और 8-10 क्वेश्चन बनाते ही नहीं ये रूल याद हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक। तो शुरुआत में बस आपको पहचानना है कि वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका नेमिंग करेंगे। तो फिर से रिपीट करता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, प्री बोर्ड चल रहा है, इतना आसान नहीं होगा आप लोग को। कुछ बच्चे हैं, मान ली कल ही मैथ्स का एग्जाम होगा, तो आज क्लास आना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस इतना याद रखना कि एकदम बाद में भी जब करोगे तो वीडियो के थ्रू ही करना, अलग से पढ़ने की कोशिश मत करना, फिर डिटेल में नहीं हो पाता बेटा। 7-8 क्लास लग जाएंगे मतलब इसको पूरा होने में। ये इसको जरूर लिख लेना, ठीक है, जो चार्जेस किस में कितना होता है, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आसानी हो। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों को एक डाउट रहता है कि जैसे कि ये बताओ बेटा, यहां पर मैंने इस 4 के लिए क्या लिखा, टेट्रा, पर यहां पर मैंने ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा, सिर्फ क्लोराइड लिखा। इसके लिए मैंने क्या लिखा, हेक्सा, पर इसके लिए मैंने टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा। तो इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट के बाहर जो होते हैं ना, उनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब नहीं लगता। डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब लिगेंड के नाम में ही लगता है, याद रहेगा ना, डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब लिगेंड के नाम में ही लिखा जाता है। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बना के दिखाएंगे बेटा, इसको ऊपर कर दूं,
चलिए ये मुझे बना के दिखाइए। और एक बात और बता दूं, एक और बात बता दूं, ये जो कंपाउंड लिखा हूं ना, ये वाला ये कंपाउंड एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। सुन लो मैं क्या बता रहा हूं, हालांकि मैं ये बात नहीं बताता तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, पर सुनो, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि कोबाल्ट OH के साथ रिएक्शन नहीं करता। पर मैं सिर्फ नेमिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लास 11th में जब IUPAC नेमिंग किए थे तो हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स का नेमिंग करते थे। वो सारे कंपाउंड एग्जिस्ट थोड़ी करते हैं, टीचर यहाँ आता है कुछ भी लिख देता है, बोला नाम बताओ, तो बस ही है। तो ये बस नेमिंग प्रैक्टिस करने के लिए इस क्वेश्चन को दिया हूँ। एक्चुअली ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, जब थ्योरी पढ़ेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, पर अभी सिर्फ नेमिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो चलो नाम लिख के बताओ दोनों कंपाउंड का। क्या हुआ अजीत, आज ही पता चला ये बात? कंपाउंड के एग्जिस्टेंस को समझना पड़ेगा। चलिए भाई नाम बताइए इन दोनों कंपाउंड का। मैं लिख रहा हूं बेटा, आप लोग चेक करिएगा। टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट। कौन 4 बोल रहा है भाई? ये बता बाबू रे, ये पूरा सल्फेट है। SO4 एक साबुत सल्फेट होता है, इसके पावर में चार्ज क्या होता है? 2-। पूरे सल्फेट का 2- होता है भाई, इस 4 का मत मल्टीप्लाई कर देना उससे, है ना? तो कितना आ गया फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2, करेक्ट। और इस वाले का क्या नाम लिखे बेटा? क्या नाम लिखे? सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो। इसका नाम कोबाल्ट है पर 8 लगाना है, 8 लगाना है। कोबाल्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। किसको समझ में नहीं आया 3 कैसे आया? क्या बताना पड़ेगा? समझ में आ गया 3 कैसे आया? मैंग बाबू समझे 3 कैसे आया? इसका +1 होता है बेटा, कितने बार? 3 बार है तो +3 हो गया। OH का -1 होता है और 6 टाइम तो -6 हो गया, तो 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा। ठीक, चल इसके आगे के एग्जाम्पल फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा, ठीक है। एक बार जब अगला क्लास चालू करूंगा तो रूल्स को हल्का सा बता दूंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आने वाले 2 क्लासेस नेमिंग ही चलेगा, आने वाले 2 क्लासेस हम लोग सिर्फ नेमिंग ही करेंगे।